नमस्कारम टू ऑल। मानस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री। अब ये जो टॉपिक्स हैं वो आप बोर्ड, गुजकैट, नीट, जेडब्ल्यू कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो उन सभी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये कुछ ऐसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिला करके नेचुरल इंटेलिजेंस से बहुत सारे ऐसे टॉपिक हमने डिस्कवर किए हैं जो कि इन सभी एग्जाम्स में ऑलमोस्ट हर बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब अगर हम देखने जाए तो अगर पूरा पेपर 100% है तो उसमें से अबाउट 60 to 70% टॉपिक्स जो है वो बिल्कुल एज इट इज रिपीटेड है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो उन सभी एग्जाम्स में ये काम में आने वाले टॉपिक्स हैं। हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 1 से। तो यहाँ पर चैप्टर 1 सॉल्यूशंस जो हैं उसके बारे में टॉपिक्स हैं। अब देखो यहाँ पे टॉपिक के नाम देख के आपको ऐसा भी लग सकता है कि सर ये तो ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक आ गए। हाँ, कह सकते हो ऑलमोस्ट, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरा सिलेबस 100% है तो उसमें चुन के कुछ 50% के करीब 50 से 60% ऐसे टॉपिक निकाले हुए हैं जिसमें से डायरेक्टली MCQ बन रहे हैं। तो चैप्टर 1 जो है उसमें आ रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, उसके रिलेटेड डेटा, जिसमें सॉलिड इन लिक्विड या लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस वगैरह जो दे रखा है वो टाइप ऑफ सॉल्यूशन। फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो 11th में भी आ रहा था वही डेटा जो रिपीट हो रहा है 12th में, वो सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हैं उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। फिर ऐसे ही आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसके बारे में उनकी जो डेफिनेशन है, जैसे डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, तो डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0, या राउट्स के लॉ को फॉलो करता है किसी भी टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन पे, तो ये हो गई उसकी डेफिनेशन। या फिर अगर कोई सॉल्यूशन है, उस दोनों अलग अलग सॉल्यूशन में पहले जो इंटरेक्शन था अगर उनको मिक्स करते हैं तो भी अगर इंटरेक्शन उतना ही रहता है तो उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ये डेफिनेशन जो हो गई, और उसी के एग्जांपल्स के कौन कौन से आइडियल सॉल्यूशन हैं या फिर कौन से आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, मतलब के नॉन आइडियल है। अब उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन राउट्स लॉ में जो होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से सॉल्यूशन हैं जिसमें ये देखने को मिलता है, उसके एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। एजियोट्रॉप एंड इट्स एग्जाम्पल, एजियोट्रॉप क्या होता है, उनको सेपरेशन किस तरीके से, उनका सेपरेशन किस तरीके से किया जा सकता है, या फिर उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। फिर नेक्स्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक हैं उसमें से किसी ना किसी वे में MCQ बन रहा है। अब ये MCQ कैसे हो सकता है, अगर मान लो कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाए, ऐसा कोई मॉलिक्यूल आपको दे रखा है जैसे कोई वीक एसिड वगैरह, तो उसके अंदर वांट ऑफ फैक्टर भी यूज करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मोस्टली केस में वो लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें कि किसी भी टाइप का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा। मतलब कि जैसे यूरिया या ग्लूकोज हैं उसको ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना होगा या फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना होगा, वो सारे क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। फिर कुछ डेफिनेशंस हैं जिसके रिगार्डिंग बहुत से MCQ बन रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो उसके अकॉर्डिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ज़्यादा हो जाएगा। तो वो सारी की सारी जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं उसके रिगार्डिंग कुछ MCQ बन रहे हैं। फिर ऐसे ही ऑस्मोसिस, उसमें टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, कौन कौन से टाइप की मेम्ब्रेन यूज़ की जा रही है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। फिर लास्ट टॉपिक, अब ये हमने ब्रैकेट में रखा हुआ है, अगर आपके पास टाइम है और आप करना चाहो तो वांट ऑफ फैक्टर जो है उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही आता है। मतलब ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी हो गए, लेकिन लास्ट वाला जो है ये कुछ ऐसा है कि अगर आपको ये हार्ड लगता है तो मैं बोलूँगा क्वेश्चन तो आता ही है इसमें से, लेकिन इसको आप छोड़ सकते हो, बाकी सारे जो हैं उसमें से क्वेश्चंस मोस्टली कवर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 2 जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पर्टिकुलर इस चैप्टर में से नॉस्ट इक्वेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन रहे हैं, उसमें भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के रिगार्डिंग, फिर के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और पीएच के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसे ही कोलराश लॉ जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, उसके रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फैराडेज लॉ, अब इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल कैसे, तो जैसे अगर हम जैसे मोल्टन एल्यूमिना है
तो उसमें से अगर हमें इतना एल्यूमिनियम चाहिए पर्टिकुलर कोई ग्राम, तो उसके लिए कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ पूछी जा रही है। नेक्स्ट बैटरी। अब बैटरी वाला पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसको तैयार करना ज़रूरी हो जाएगा। उसमें अगर देखा जाए तो मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम है, मतलब क्वेश्चन सीधा का सीधा आपको मिल जाएगा। आपने अगर ये टॉपिक पढ़ रखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से टिक करके जाओगे। तो ये बैटरी के रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स, स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो लेड स्टोरेज सेल जो है उसमें से बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन बने हुए हैं। लास्ट कोरोजन, कोरोजन के रिगार्डिंग जो रिएक्शन आ रही है उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है, वो है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें से रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब कोई पर्टिकुलर रेट दे रखा है या पर्टिकुलर ऑर्डर दे रखा है तो उसके रिगार्डिंग जो है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है तो ऑर्डर क्या होगा। ये पर्टिकुलरली टेबल 3.2 का जो डेटा है वो जैसे ही आप देखोगे आपको पता चल जाएगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये बहुत इजी हो जाता है कि रिएक्टेंट की जो पावर है उसी का अगर हम सम कर लेते हैं तो वो बन जाता है ऑर्डर ऑफ टोटल रिएक्शन, या फिर बोल सकते हैं अगर आपको ऐसा पूछ लिया कि पर्टिकुलर किसी रिएक्टेंट के पर्सपेक्टिव में ऑर्डर क्या है तो वो भी पूछा जा सकता है। फिर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये ऑलमोस्ट हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि किसी भी ऑर्डर के लिए, जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट जो है उसका यूनिट क्या होगा, या फिर सेकेंड या थर्ड, तो उसके लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा उसको फाइंड करना। फिर ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो भी रिपीटेड हैं, जैसे कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। अब इसके रिगार्डिंग जो इक्वेशंस बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेट कांस्टेंट के रिलेटेड इक्वेशंस, या फिर हाफ लाइफ टाइम जो है टी हाफ, उसके रिलेटेड जो इक्वेशंस बन रहे हैं, उसी को जब हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं तो उसके रिगार्डिंग ग्राफिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं, मतलब x एक्सिस क्या होगा या y एक्सिस के तौर पे क्या होगा, या फिर स्लोप क्या होगा, स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या फिर y इंटरसेप्ट क्या होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है इसके बारे में, अब ये एक छोटी सी लाइन है, सिंपल एक लाइन, लेकिन इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन नीट, जेडब्ल्यू और सारी की सारी जो एग्जाम्स हैं उन सभी में मिनिमम एक आध बार पूछा जा चुका है। ये एक सिंपल सी लाइन है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोसेस्ड बाय रिएक्टिंग स्पीसीज, ये होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 जो कहे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला क्वेश्चन ट्रांजिशन एलिमेंट की जो डेफिनेशन है उसके रिगार्डिंग, मतलब अगर कोई एलिमेंट जो है तो वो ट्रांजिशन है कि नहीं वो हम कैसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये टॉपिक जो है ना टेक्स्ट बुक में 2 पेजेस में दे रखा है, लेकिन मेन बात इसमें सिर्फ इतनी है कि अगर हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो कि टेबल 4.3 में दे रखा है, इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किस में मिल रही हैं, किस में नहीं मिल रही, किस में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है, किस में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, या फिर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आ रही है, या ये सारे के सारे जो हैं, या फिर ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन भी हैं जो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में आ रहे हैं कि सपोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग कौन से एलिमेंट्स हो रहे हैं। तो ये सिर्फ टेबल 4.3 मत देखना, इसके बाद लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स जो हैं उसमें भी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाती हैं कि उसमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से हैं, जैसे कि कोई आयन आपको दे दिया और उसमें से पूछेंगे कि इसका मैग्नेटिक मोमेंटम क्या है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है। फिर कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मतलब इसमें कौन से कैटालिस्ट जो हैं उसकी बात आ जाती है, तो जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस है H2SO4 के लिए तो V2O5, तो ऐसे सारे के सारे जो कैटालिस्ट हैं उनकी बातें आ जाती हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है ना उसको कुछ अलग चैप्टर्स से कंबाइन करके भी ये लोग पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो चैप्टर है उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का टॉपिक आ जाता है, और ये और वो दोनों टॉपिक मिक्स करके कई बार कोई कॉम्प्लेक्स दे देंगे और उसके रिगार्डिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो भी पूछी जा रही है। फिर नेक्स्ट ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस, कुछ 2-1 पैराग्राफ हैं उसमें, और उसमें Mn2O7 जो है वो कोवेलेंट ग्रीन कलर का होता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं
कि जैसे V2O5 जो है वो एम्फोटेरिक लेकिन मेनली एसिडिक है, Cr2O3 जो है वो एम्फोटेरिक होता है। तो ये सारी की सारी बातें ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनाइंस में दे रखी है। इसके बाद KMNO4 एंड K2Cr2O7 ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में आ जाएगा। इसके रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है। लैंथेनम कंपाउंड्स की रिएक्शन कुछ दे रखी है कि लैंथेनम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनता है, जैसे Ln2O3, या फिर सल्फर या हेलोजन या H2O के साथ रिएक्शन से क्या बनता है, वो सारी रिएक्शंस। यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ डी एंड एफ लॉक एलिमेंट, ये देखा गया है कि लास्ट ये जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक जो आ रहा है उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बहुत इजी वाला टॉपिक है, फिर भी इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो वर्नर्स पोस्टुलेट्स, जितने भी पोस्टुलेट्स हैं उसके रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं कि प्राइमरी या सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का। नेक्स्ट, रिएक्शंस ऑफ क्लोराइड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस विथ AgNO3, टेबल 5.1 जो है उसमें इसी के रिगार्डिंग डेटा है कि AgNO3 अगर एक्सेस में लेकर के रिएक्शन की जाए तो कितने मोल AgCl मिलेंगे। नेक्स्ट, लिगेंड्स क्लासिफिकेशन, ये पूरा का पूरा आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तभी जाके ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ सकते हो। तो ये टॉपिक तो पूरा का पूरा आना ही चाहिए। इसके बाद अब इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि ऐसा कौन सा लिगेंड है जो हेक्साडेंटेट है, तो EDT आ जाता है, या फिर सबसे हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो उसकी। फिर ऐसे ही चिलेटिंग लिगेंड्स, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड में है। जब भी चिलेट कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब बायडेंटेड या उससे ज़्यादा अगर डेंटिसिटी है, और ऐसे कंपाउंड्स को अगर हम मोनोडेंटेड लिगेंड्स वाले कंपाउंड से कंपेयर करते हैं तो इनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। फिर ऐसे ही एम्बाइडेंट लिगेंड्स, मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स हैं, उसके रिगार्डिंग डेफिनेशंस रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्सेस। अब ये होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक या फिर अलग अलग टाइप से जो डेफिनेशंस बन रही हैं उसके रिगार्डिंग डेटा हो जाएगा। फिर आइसोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में विदाउट एक्सेप्शन पूछा जा रहा है। मतलब किसी भी पेपर को आप देख लो, ये पेपर अगर ये चैप्टर सिलेबस में है तो ये वाला क्वेश्चन होता ही होता है। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसमें भी स्पेसिफिकली अगर बताए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है उसमें कुछ बातें फाइंड करने के लिए पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको पूछा जा सकता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, या फिर उसी में टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में हाई स्पिन है, लो स्पिन है, या फिर आउटर ऑर्बिटल या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन कंपाउंड्स। अब देखिए ये चैप्टर नंबर 6 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 जो है, जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, इन सभी में एक बात कॉमन है कि जो भी नेम रिएक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में जहां पर भी आ रही हैं वो किसी भी पेपर में रिपीट ही हो रही है। तो आप हमेशा समझ लेना, ये ऑल नेम रिएक्शंस जो है इसमें जितनी भी नेम की रिगार्डिंग रिएक्शंस हो रही हैं, जैसे मान लो इस चैप्टर में देखा जाए तो वुड्स या वुड्स फिटिग या फिंकलस्टेन वगैरह समझ लो, स्वार्ट्स रिएक्शन, ये सारी की सारी रिपीटेड है। फिर भी कुछ मैंने यहाँ पर भी ऐसे लिखी हैं ताकि आपको पता चले। SN1 SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, किस केस में SN1 सबसे ज़्यादा आसानी से या किस केस में SN2 सबसे आसानी से, उस तरीके से पूछ सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड्स जो है उसके रिलेटेड टेबल 6.4 में दे रखा है। ये जो डेटा है ये बहुत बार रिपीटेड है। नेक्स्ट, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इवन हाइड्रोकार्बन वाला जो चैप्टर था 11th में, वहां से हम इसको सीखते आए हैं कि बीटा एलिमिनेशन क्या होगा। इसमें स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो सेटजेफ या जेडसेव रूल जो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग बीटा एलिमिनेशन यूज करके कुछ प्रोडक्ट मिल जाए, वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है हेलो एरीन्स की, अब ये जो हेलोजन है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, तो बस इतना ही याद रखना है, और फिर नाइट्रेशन करो या हेलोजिनेशन करो, ब्रोमिनेशन करो, कुछ भी करो, उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट आ जाती है। नेक्स्ट, वुड्स फिटिग एंड फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाता है पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। अब ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो 2 पेज में दे रखा है, इसको बस बार बार पढ़ते जाओ। इसके रिगार्डिंग जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो फॉस्चिन के रिगार्डिंग है, जैसे क्लोरोफॉर्म जो है उससे फॉस्चिन बन जाता है जो कि पॉइजनस है, फॉस्चिन का फॉर्मूला पूछ लिया, या फिर कार्बोनिल क्लोराइड उसको कहते हैं वो पूछ लिया।
फिर ऐसे ही क्लोरोफॉर्म जो है उसके बजाय अभी क्या यूज होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। फिर फ्रीऑन R22 जो है उसके बारे में डेटा है, और DDT जो है उसके बारे में कुछ डेटा आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा यूज में है। नेक्स्ट, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, मैंने जैसे आगे बताया ये डेटा तो रिपीटेड है, सारी की सारी नेम रिएक्शन मोस्ट टाइम पे में समझ लेना। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स टू हेलो अल्केन्स, जैसे ROH से RX में कन्वर्जन होता है, वो सारी की सारी रिएक्शंस। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विथ मेटल्स और बेसिस, जैसे अल्कोहल की अगर मेटल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं तो अल्कोहल जो है वो एसिड के जैसे बिहेव करेगा, जो मेटल है वो बेस के जैसे बिहेव करेगी, H+ निकलेगा, मेटल ऐड हो जाएगा। तो सिंपल वाली रिएक्शन है ये। नेक्स्ट, रिएक्शंस रिलेटेड टू ईथर्स, ये ईथर के रिलेटेड जितना भी कंटेंट है, चाहे विलियमसन ईथर सिंथेसिस समझ लो या उसके बाद का पूरा टॉपिक, ईथर के रिलेटेड जितना भी कुछ दे रखा है ना वो सारा का सारा आपको करना होगा। हालांकि ये जो टॉपिक है उसमें 3 ही कॉन्सेप्ट आ रहा है, अगर आप थोड़े भी ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट हैं और फिर भी वेरी मोस्ट IMP में आ रहा है। फिर नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसे अल्कोहल है तो उनके कंपेरेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी उसके बारे में क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो देखो इसमें सारी की सारी नेम रिएक्शंस मोस्ट IMP। फिर नाइट्राइल विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसे ही एडिशन ऑफ एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, जिसमें C डबल बॉन्ड NZ जो बन जाता है, वो जो हमने याद रखा है एक ट्रिक से, उसके रिगार्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा IMP है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन भी अलग अलग वे में पूछी जा रही है। अगर मिथाइल एंड कीटोन मतलब CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। नेक्स्ट, aldol क्रॉस aldol, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो aldol क्रॉस aldol पॉसिबल हो रहे हैं। फिर ऐसे ही क्लेमेंशन रिडक्शन जो है और वुल्फ किस्टनर रिडक्शन, ये दोनों रिडक्शन की रिएक्शंस हैं जो कि एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर कैनिजारो रिएक्शन, aldol क्रॉस aldol से एक चीज इसमें रिवर्स आ रही है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए जबकि कैनिजारो में नहीं ही होना चाहिए। फिर इसमें एक बार ऐसा भी पूछा गया था कि कैनिजारो रिएक्शन जो है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें डिसप्रपोर्शनेशन होता है, तो आंसर आ जाता था कैनिजारो, क्योंकि इसमें जो एक ही रिएजेंट है उसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी का रिडक्शन भी हो रहा है। फिर HVZ, जिसको हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन कहते हैं, अल्फा मतलब एक तो नॉर्मल जो एसिड है उससे अल्फा हेलो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये वाली रिएक्शन है। फिर ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें भी बन रहे हैं, ये पर्टिकुलर चैप्टर बहुत बड़ा सा है तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। हालांकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारी नेम रिएक्शन ही तो हैं, aldol क्रॉस aldol, क्लेमेंशन, वुल्फ किस्टनर, कैनिजारो, HVZ, लेकिन यहाँ पर एक बार लिखने के बाद भी हमने ये सारी की सारी यहाँ पर रिपीटेड लिखी हुई हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा IMP है। नेक्स्ट देखते हैं, एमाइंस जो हैं ऑल नेम रिएक्शंस, इसमें गैब्रियल थैलिमाइड या हॉफमैन, या फिर लास्ट के जो 2 पेजेस हैं वो सैंडमेयर, गेटरमैन रिएक्शन, डायजोटाइजेशन, या फिर उसी के रिगार्डिंग बाद में जो रिएक्शंस दे रखी हैं एजोडाई वाली, वो सारी की सारी रिएक्शन मतलब लास्ट के 2 पेजेस तो वेरी मोस्ट IMP में आते हैं। फिर कार्बाइल एमाइन टेस्ट जो किसके लिए यूज होती है, तो हमारे पास जो है वो प्राइमरी एमाइन है, सेकेंडरी है, टर्शरी, ऐसे डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होती है। हिंसबर्ग रिएजेंट, उसके बारे में ये बात बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है कि वो किसके साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी के साथ रिएक्शन होती है लेकिन हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो टर्शरी के साथ रिएक्शन नहीं देता है। फिर उसी की प्रोडक्ट जो मिलेगी उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में भी क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर सैंडमेयर, गेटरमैन रिएक्शन, एजोडाई टेस्ट, फुल लास्ट 2 पेजेस ऑफ एमाइन चैप्टर, ये जो चैप्टर है इसमें लास्ट जो 2 पेजेस दे रखे हैं ना, सच बता रहा हूँ इसमें से ऑलमोस्ट हर बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिर्फ 2 पेज में से। फिर ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब कौन सा ज्यादा बेसिक है या कम बेसिक है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं। मतलब बेसिकली बोला जाए तो PKB या KB उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट, बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसमें 6 पॉइंट दे रखे हैं। इन 6 पॉइंट में नॉर्मल बातें सबको पता होती है कि भाई HI के साथ रिएक्शन करने से क्या बनता है, लेकिन वो रिएक्शन किसके लिए यूज हो रही है, उस रिएक्शन करने से हमें क्या पता चला, उसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए। ऐसे ही साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, उससे हमें क्या पता चलता है क्यों NaHSO3 जो है उसके साथ रिएक्शन नहीं हो रही है।
फिर ऐसे ही एमिनो एसिड्स के बारे में बेसिकली 3 टाइप के क्लासिफिकेशन हो रहे हैं, वो आप देख लेना, अल्फा बीटा या एसेंशियल नॉन एसेंशियल के तौर पे, या फिर जो सबसे पहला वाला दे रखा है जो एमिनो एसिड में अल्फा बीटा गैमा जब दे रखा है ना, उसी के रिगार्डिंग आ रहा है कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। क्योंकि अगर COOH ज़्यादा है तो एसिडिक, अगर Na2 ग्रुप ज़्यादा है तो बेसिक हो जाएगा, और दोनों इक्वल हैं तो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर वाइटामिन्स, इनके रिगार्डिंग जो डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं, और जो विटामिन्स हैं उनके साइंटिफिक नेम क्या है वो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। फिर ऐसे ही एवरीथिंग अबाउट DNA एंड RNA, मुश्किल से 2 पेज है, 2 पेज भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 1.5 पेज है, लेकिन इसके रिगार्डिंग जैसे DNA में क्या यूज़ होता है या RNA में क्या यूज़ होता है, या फिर A और T के बीच में कितने बॉन्ड आ रहे हैं, C और G के बीच में कितने बॉन्ड हैं, प्यूरिन टाइप का कौन है, पिरिमिडिन टाइप का कौन है, ये वाले क्वेश्चन इन टॉपिक में से आ रहे हैं। RNA में 3 टाइप की बात आ रही है, तो M, R और T, ये टाइप ऑफ RNA जो है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन चुके हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ लिंकेजेस, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस में से हैं, तो मैंने सेपरेटली इसके बारे में पॉइंट लिखा है यहाँ पर। ग्लाइकोसिडिक या पेप्टाइड या फॉस्फोडाइएस्टर जो बॉन्ड हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। कई बार उसके लिंकेजेस जो हैं जैसे 1,4 लिंकेज हैं या 1,2 लिंकेज हैं, 1,6 लिंकेज हैं, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल।